acting on it. Body is Zero. so equilibrium means net force on the body is zero. That's equilibrium. Okay. अर्पित कुछ याद है फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में कोई रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी? यस अर्पित, अगर पोटेंशियल फोर्स चाहिए मुझे इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कोई रिलेशन याद है? सांची आप बताओगे कोई रिलेशन याद है फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में? तो mgh1 नहीं नहीं, इन जनरल पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स को रिलेट करना हमने सीखा था। किसी को याद है जनरल क्वेश्चन सबसे? Sir, force is equals to negative of potential energy. फोर्स इज नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव है ना, माइनस ऑफ du ओवर dx, डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। सो अगर वो कह रहा है इक्विलिब्रियम में, दैट मींस फोर्स जीरो होगी और उसे आप पोटेंशियल एनर्जी से कनेक्ट करना चाहते हैं, दैट मींस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। अच्छा, आज कुछ बच्चों को मैंने ऐड किया है, सो मे बी इक्विलिब्रियम आप लोगों ने किया हुआ है, राइट? असलान, इक्विलिब्रियम आप जानते हो व्हाट इज इक्विलिब्रियम? यस सर। सो जस्ट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम हम डिस्कस कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम को पोटेंशियल एनर्जी से डिस्कस कनेक्ट करके डिस्कस करेंगे। ओके नोमा, ये जो आप इक्विलिब्रियम कर रहे हैं उसका कंटिन्यूएशन समझो। ओके सर। सो अगर मैं आपसे कह रहा हूं एक बॉडी इक्विलिब्रियम में, एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में, दैट मींस नेट फोर्स ओवर दैट बॉडी, नेट फोर्स ओवर दैट सिस्टम इज जीरो। नेट फोर्स इज जीरो, दैट मींस डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन इज जीरो। अब यहां से आप इक्विलिब्रियम को कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम को आप इन जनरल तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। आप कहोगे दैट योर इक्विलिब्रियम कुड बी स्टेबल, योर इक्विलिब्रियम कुड बी अनस्टेबल, और योर इक्विलिब्रियम कुड बी स्टैटिक। ये तीन टाइप का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सो देखो जरा स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम है, दैट मींस किसी एक पॉइंट पर तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। अगर मैंने उसे डिस्टर्ब कर कर किसी और जगह ले गया और रिलीज कर दिया, तो बॉडी दोबारा से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन खुद रीगेन कर दी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट मींस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अगर मैं डिस्टर्ब कर दूं और छोड़ दूं, तो वो बॉडी दोबारा से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रीगेन कर लेती। दिस इज एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मींस बॉडी will regain, एक मिनट रुकना, body will regain its equilibrium position on being disturbed. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक एग्जाम्पल से और जरा क्लियर हो जाएगा, बट स्टिल आप सुनो पहले। किसी एक पॉइंट पर बॉडी इक्विलिब्रियम, अगर मैं उसे उस पॉइंट से डिस्टर्ब करके छोड़ देता हूं, तो बॉडी खुद अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगी। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं ये बाउल लेता हूं, और इस बाउल में यहां पर मैंने बॉल रखी, ये बॉल रेस्ट में, सो दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बॉल। अब एक बात बताओ, अगर ये बॉल है ना, क्या कटोरा सा है, और अगर मैं बॉल को यहां ले जाकर रख, तो क्या होगा? बॉडी इसी जगह रुकेगी या वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगी? वापस सर इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगी। फिर बॉल आगे नहीं जाएगी, एटलीस्ट इसको अचीव करने की तो कोशिश करेगी, फिर आगे चली जाएगी। फिर क्या होगा? फिर वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव करने की कोशिश करेगी। तो अगर आप एक बार डिस्टर्ब कर दो और बॉडी दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रीगेन करने की कोशिश करे, देन वी कॉल दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी आप लिखोगे नहीं, इसमें और बहुत कुछ है, पहले समझेंगे। ये क्लियर है यहां तक? यस सर। नेक्स्ट
सूरत कुछ मिस नहीं हुआ, जस्ट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे हैं। 3 टाइप के इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, अनस्टेबल एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में किसी एक पॉइंट पर बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, अगर आपने उसे डिस्टर्ब कर दिया तो दोबारा से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीगेन कर लेगी, दैट्स स्टेबल। अनस्टेबल में क्या होगा, बॉडी will not regain its equilibrium position on being disturbed. अगर आपने डिस्टर्ब कर दिया तो बॉडी खुद अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रीगेन नहीं करेगी। जैसे अगर मैं ये बाउल लूं और इसको ऐसे रख और मैंने यहाँ बॉल रख दी और मैं आपसे कह रहा हूँ देखो यार ये बॉल यहाँ इक्विलिब्रियम में। अब एक बात बताइए, अगर मैं बॉल को यहाँ ले जाके डिस्टर्ब कर दूं तो क्या होगा, क्या बॉल दोबारा से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रीगेन करेगी? नो क्या सर। लगता है? अब ये रीगेन नहीं करेगा ना, दूर चली जाएगी। यहाँ रख दूं, क्या रीगेन करेगी? कैसा होगा कि बॉडी दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाए, दूर चली जाएगी। नो। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सॉरी स्टैटिक नहीं, इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जहां बॉडी को रखोगे वो वहां इक्विलिब्रियम में रहेगी। जैसे यहाँ बताओ, ये पोजीशन तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है रोशनी? रोशनी, इज इट द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बॉडी? No, sir. Is it the equilibrium position of the body? No. बट न्यूट्रल में क्या होगा, आप जहां भी डिस्टर्ब करोगे वहां बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन करोगे। बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम एट एवरी पॉइंट। आप कहीं भी उठाकर बॉडी को रख दो, कहीं रख दो, आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में। दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जैसे आपने एक फ्लैट सरफेस ले ली, आप यहां रखो बॉडी को, बॉडी इक्विलिब्रियम में। आप यहां रखो बॉडी को, बॉडी इक्विलिब्रियम में। कहीं रख दो यार, कहीं उठा कर रख दो, यहां रख दो बॉडी को, बॉडी इक्विलिब्रियम। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आप जिस जगह पर भी बॉडी को रखोगे, बॉडी उस जगह इक्विलिब्रियम में रहेगी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये 3 तरह के इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। जो फ्लैट सरफेस है ना, मैंने यहाँ रखा बॉल को, बॉल रेस्ट में, मैंने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर आगे रखा, यहाँ भी रेस्ट में रहेगी, दैट मींस ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैंने डिस्टर्ब कर यहाँ रख दिया, यहाँ भी रेस्ट में रहेगी, ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन। बट स्टेबल और अनस्टेबल में ऐसा नहीं होता, इक्विलिब्रियम पोजीशन एक ही होती है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो आपको ड्रॉ करके नहीं देगा कि अच्छा ये सिचुएशन है, देखकर बता दो कैसा है। अगर ड्रॉ करके दे दिया देन इट्स वेरी इजी। वो आपको पोटेंशियल एनर्जी देगा और आपको पोटेंशियल एनर्जी से डिसाइड करना होगा वेदर द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, इट्स अनस्टेबल और इट्स न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम आप ये याद रखोगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, U इज पोटेंशियल एनर्जी, U इज पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ऐसे लिखो कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी, और अगर न्यूट्रल है तो पोटेंशियल एनर्जी हर रीजन में कांस्टेंट होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं करती। एक ये मेथड है, वन मेथड। अब मिनिमम है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? उसके लिए मेथड ये होता है कि आप सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो। अगर ये सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाता है, सेकंड डेरिवेटिव जानते हो ना, एक बार डिफरेंशिएट करो फिर एक बार और डिफरेंशिएट करो, इफ इट कम्स टू बी लेस देन 0 then it's stable equilibrium. If this second derivative comes out to be greater than 0, then it's unstable. If it comes out to be equal to 0, then it's static. Then it's neutral equilibrium. So these are the 3 types of equilibrium. It could be stable, it could be unstable, or it could be your neutral equilibrium. ये 3 तरह के equilibriums हैं आपके पास। देखिए इस पर क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। यहाँ तक लिखना, लिखते जाइए और डिस्कस करते जाइए। जहां जहां आपको डाउट्स लगे वहां मुझे बताते जाइए।
सूरत क्लियर है ये? सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दो। हम्म। Excuse me, sir. सूरत समझ में आई? Yes, sir. नोमा Yes, यार है sir. समझ? अरसलान? Yes, sir. सर यस सर। सर जो ये अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो सर ये मतलब इसी डेफिनेट पाथ पे होगा ना? मतलब अगर पाथ कर्व्ड ऐसे होगा तभी ये वाला इक्विलिब्रियम होगा, या कोई और भी हो सकता है? और कई केसेस हो सकते हैं, दिस इज वन एग्जाम्पल। जैसे स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग को तुम मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करो और छोड़ दो, क्या होता है? स्प्रिंग हमेशा मीन पोजीशन पर आने की कोशिश करती है। यस सर। सो स्प्रिंग हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। सो दिस इज वन एग्जाम्पल, इससे समझना आसान हो जाता है। ठीक है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल इस चीज में। स्प्रिंग एक एग्जाम्पल है जो स्टेबल इक्विलिब्रियम का है, और ऐसे कई एग्जाम्पल्स होंगे। पेंडुलम है, पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। पेंडुलम को डिस्टर्ब कर दो, छोड़ दो, वापस अपनी मीन पोजीशन पर आने की कोशिश करता है। ये तो तीन एग्जांपल्स एक साथ इसलिए कराए जाते हैं ताकि देखकर जल्दी समझ में आता है कि स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल का मतलब क्या है। बट सिर्फ यही एग्जांपल्स नहीं है, देयर मेनी मेनी एग्जांपल्स ऑफ स्टेबल अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। ठीक है सर बट उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने में बहुत टाइम लगता है सर। अगर आप पेंडुलम को कंसीडर करो सर, वो पहले तो रोटेट करता रहता है अगर सर एक पाथ पे, फिर रुकता है सर। हम रुकने की बात ही नहीं कर रहे अर्पित, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं अचीव करने, वापस अचीव कर लेगा चाहे ओवरशूट कर जाए, स्टेबल है। ओके सर। ठीक है, पेंडुलम को छोड़ दो, दोबारा वहां से पास तो होगा ना, यस सर। वो स्टेबल। रुकता तो तब है बेचारा जब उसमें एनर्जी लॉस होती है, हम एनर्जी लॉस तो कंसिडर ही नहीं कर रहे। स्क्रॉल करूं इसे फर्दर? यस सर। से भी लिख लीजिए। Written. चलिए अब देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे आता है। नेक्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्वेश्चंस देखना इसमें।
सो क्वेश्चंस में ना वो आपसे ऑलमोस्ट सारी चीजें पूछ लेता है कि यार ये बताओ कि इक्विलिब्रियम है या नहीं है, फिर कहेगा अच्छा इक्विलिब्रियम है तो ये डिस्कस करके बताओ कि स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। अच्छा मैं आपको ना एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन और दे दूं कि जो मैं कह रहा हूँ आपसे कि पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर मैक्सिमम है तो अनस्टेबल है, मिनिमम है तो स्टेबल है, उसका रीजन क्या है। उस रीजन को समझने के लिए आप ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व देखो, ये जो मैंने फैक्ट लिखे थे ना उसका रीजन देखिए। अरे क्या हो गया, ये पोजीशन है और ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है। ऐसे देखो, अगर मैंने एक बॉडी को यहां रखा, जरा देखकर बताओगे पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, इसकी मैक्सिमम है मिनिमम है, कैसी है पोटेंशियल एनर्जी। मिनिमम। यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, मिनिमम। अगर मैं एक बॉडी को यहाँ ले जाऊं तो मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी, ये जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इसके लिए थोड़ा नहीं बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा, बट आई एम श्योर कि आप लोग अब इतने हो गए हो कि समझोगे। इसको मैं यहाँ ले गया, लेट्स से मैं इसको ले गया इस पॉइंट ए पर, ये ओ था, ये ए था, ये इसको मैं बी पे ले गया। बताओगे जब मैं ए से बी जा रहा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज। इंक्रीज हो रही है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो डी यू ओवर डी एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। अगर यू इंक्रीज हो रहा है तो उसमें चेंज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, यस। It's a positive. पॉजिटिव आएगा। अगर आप फोर्स लोगे, देखो फोर्स इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो इफ du over dx is greater than 0, then what about force? It's greater than 0 or less than 0? Less than 0. Force would be less than 0. फोर्स लेस देन 0 होने का मतलब है फोर्स इज नेगेटिव, नेगेटिव फोर्स की वजह से ये दोबारा से, नेगेटिव फोर्स का मतलब है ये लेफ्ट साइड में एक्ट करेगा, मींस ये फोर्स इसे दोबारा से यहाँ लाने की कोशिश करेगी बॉडी। तो बताओ इस फोर्स की वजह से इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव करने में हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये समझ में आ रहा है कैसे डिसाइड किया मैंने कि फोर्स लेफ्ट में एक्ट कर रही है, बिकॉज योर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव। इफ इट इज पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव, फोर्स नेगेटिव होने का मतलब है लेफ्ट में एक्ट करेगी, फोर्स दोबारा से इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लेकर आएगी। ऐसे याद देखो, मैं इस बॉडी को यहाँ ले आया, इस पॉइंट पर ले आया, यहाँ सी पॉइंट, बताओगे मुझे पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, नेगेटिव। Negative. अब अगर आप नहीं, अगर आप सी की साइड जाओगे, जब आप सी की साइड जा रहे होगे तो पोटेंशियल एनर्जी अब आपकी डिक्रीज करेगी सी से ए तक यस ना, सर। वैसे भी इंक्रीज कर रही थी। डिक्रीज करने का क्या मतलब है, डी यू ओवर डी एक्स कैसा होगा, स्मॉलर देन लेस देन 0। इफ इट इज लेस देन 0 तो फोर्स कैसी होगी, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0। फोर्स पॉजिटिव होने का मतलब है फोर्स राइट में एक्ट करेगी, राइट साइड, तो फोर्स दोबारा से बॉडी को अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेकर आएगी। इसीलिए कहते हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है ना तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, मींस दोनों साइड फोर्सेस ऐसे एक्ट कर रही होगी कि वो फोर्सेस दोबारा से बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेकर आए। अगर मैं यहाँ रखता हूँ, मुझे बताना प्लीज। Excuse me, sir. यस यस, तो जो बी पॉइंट पे बोला आपने, बोला कि वो वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, लेकिन वो तो अनस्टेबल होगा क्योंकि जो डेरिवेटिव है वो बड़ा है 0 से। देखो डेरिवेटिव बड़ा होना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव, हम तो फर्स्ट डेरिवेटिव देख रहे हैं, वो सेकंड डेरिवेटिव की चीज है, ठीक है, फर्स्ट नहीं। समझ में आया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, और यहाँ जो हम लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 देखते हैं, दैट्स फॉर द सेकंड डेरिवेटिव, नॉट फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव। Okay, sir. Check this one, like this is if I put mass in here, यहाँ रख देता हूँ, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। यहाँ क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कैसी है आपकी, मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो अगर ये मैक्सिमम है, सो दिस सेम आप लॉजिक लगा सकते हो, दिस कोरस्पॉन्ड्स टू योर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक फोर्स इधर एक्ट करेगी, एक फोर्स इधर एक्ट करेगी, दूर लेकर जाएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। और यहाँ आप देखो, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम है कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। Constant. यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, तो ये आपका आ जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, और ये आ जाएगा आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये कभी कभी सिर्फ इसलिए करा दिया, कई बार एग्जाम्स में ना आपको सिर्फ ये ग्राफ मिल जाता है,
पॉइंट्स दे देता है, आपको पॉइंट्स देखकर डिसाइड करना होता है कहाँ स्टेबल है, कहाँ अनस्टेबल है, कहाँ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। चलिए इसको भी ड्रॉ कर लीजिए, देन विल डू सम क्वेश्चंस ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ड्रॉ कर लिया आपने? क्वेश्चंस करें इस पे? एक्सक्यूज मी सर, यस। तब वो अनस्टेबल में वो दोनों साइड से डिक्रीज करेगी एंड स्टेबल में वो इंक्रीज करेगी दोनों साइड। ऐसे भी आप कह सकते हो। स्क्रॉल कर दूं इसे फर्दर? एक सेकंड। देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन वर्क एनर्जी इन पावर, बट अनफॉर्चुनेटली ना एनसीईआरटी ने इसे स्किप किया है, एनसीईआरटी ने ये दिया नहीं है, बट आप इसको यूज करोगे इवन इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 यू विल नीड दिस डिस्कशन। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टूल्स में से समझने के लिए आपको ये डिस्कशन आना चाहिए कि कैसे हम फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैसे आपको इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट देता है। सर डन। चलो so the question is potential energy of a particle in a certain field has the form U is A by R square minus B by R, where A and B are positive constants. And R is distance from center of field. Find value of R naught corresponding to the equilibrium position of particle. Examine type of equilibrium. क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखते लिखते समझने की कोशिश कीजिए कि आप प्रोसीड कैसे करोगे। सॉल्व तो हम साथ में करेंगे, थोड़े थोड़े पार्ट सब सॉल्व करोगे, बट एटलीस्ट क्वेश्चन लिखते हुए ये स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करो कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन तो आप प्रोसीड कैसे करोगे।
नोट किया था आप लोगों ने? यस सर। सो देखिए पोटेंशियल एनर्जी गिवन है A/r² माइनस B/r। पोटेंशियल एनर्जी इज A/r² माइनस B/r। अब इक्विलिब्रियम है या नहीं वो डिसाइड करने के लिए फोर्स कैलकुलेट करनी होती है। तो फोर्स में सबसे पहले मुझे नोमा बताएगी। नोमा प्लीज बताओ मुझे फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी गिवन है। अरे नोमा कहाँ गई? सर एक मिनट पे आऊंगा अभी तुम्हारे पास, अभी आता हूँ। नोमा फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट फोर्स 0। मुझे तो पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, फोर्स करेंगे कैसे? पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स कैसे आएगी? सर डिफरेंशिएट करेंगे। तो फोर्स के लिए अब देखो पोटेंशियल एनर्जी आर का फंक्शन है, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर माइनस ऑफ du/dr। अब जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे इट्स A r⁻², सो आप इसे लिख सकते हो इट्स d/dr ऑफ A r⁻² माइनस B r⁻²। सो ये हो गया माइनस ऑफ ए कांस्टेंट बाहर आ गया। r⁻² को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे इट्स -2 r⁻²-1 ये आ जाएगा प्लस बी आर, सॉरी ये भी तो है, माइनस अलग है। A r⁻² को डिफरेंशिएट करते हैं, ए कांस्टेंट है, r⁻² का डेरिवेटिव होगा -2 r⁻² माइनस बी r⁻1 है, इसका डिफरेंशिएशन होगा -1 r⁻1 सो ये फोर्स हो गई इट्स माइनस ऑफ, सो ये हुआ -2a r⁻³ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस b r⁻²। ये फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा अब मुझे थोड़ा सा आयुषी बताएगी। आयुषी 10 होगा सर, प्लस BR⁻⁻। यस यस थैंक यू। आयुषी अगर मैं कह रहा हूँ ये बॉडी इक्विलिब्रियम में, सो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? फोर्स मैंने कैलकुलेट कर ली लेकिन मुझे ये नहीं पता किस पोजीशन पर इक्विलिब्रियम होगा, सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप आयुषी? Sir, equated to 0. Equated to 0, so force should be equal to 0, so it's minus of 2a r⁻³ plus b r⁻² is equal to 0। so ये आ गया -2a r⁻³ plus b r⁻² is equal to 0। राइट में ले जाइए। So we have b r⁻² is 2a r³। So यहाँ से आपको r कैलकुलेट करना है, सॉरी माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, वो कहाँ पे चला? ये तो राइट में जाकर -1 है ना, तो राइट में जाके तो 0 हो जाएगा। अच्छा, अब आप एक काम कर सकते हो, इसे लिख सकते हो आप b/r² और इसे आप लिख सकते हो 2a/r³। So, अब आप यहाँ से ना काफी कैंसिलेशंस कर सकते हैं, लाइक r² को आप क्यूब से कैंसिल कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो यहाँ जो r होगा दैट r वुड बी 2a/b नाउ। तो ये वो पोजीशन है जिसे आप कहोगे दिस इज पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कि यहाँ पर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकती है। बट अभी मुझे ये नहीं पता है कि टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा। ये तो पता है कि इक्विलिब्रियम होगा बट इट कुड बी स्टेबल, इट कुड बी अनस्टेबल, इट कुड बी न्यूट्रल। कौन सा इक्विलिब्रियम है ये नहीं पता।
सो इसके बाद टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए चेक करना है। अब ये मुझे कौन बताएगा? अरसलान, तुम बताओगे कैसे चेक करेंगे कि इक्विलिब्रियम कैसा है? पोटेंशियल एनर्जी का सेकंड डेरिवेटिव निकाल के। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तो हमने यहाँ कैलकुलेट किया ही है। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो आपको इसे एक बार ये आप इसको लिख लेते हैं ना, -2a r to the power -3 plus b, it's r to the power -2. That's the first derivative. मुझे इसका ना सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, d2u over dr square। सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। सो रोशनी मुझे बताना प्लीज बच्चे, क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन अगर इसको मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर रहा हूँ? रोशनी, डिफरेंशिएशन यस सर। क्या डेरिवेटिव होगा बताइए? सर इट वुड बी -3 ठीक है, -2 ऑलरेडी है, so it will be Yes, sir. -3 a r then -3 -1, right? यस सर। Plus b r to the power -2 का डेरिवेटिव -2 r -2 -1। so the second derivative is d2u over dr square is 6a r to the power -4 -2b r to the power -3। ये आ गया सेकेंड डेरिवेटिव। कब चाहिए आपको सेकेंड डेरिवेटिव? जब r 2a/b, जब ये r 2a/b होगा, इस इंस्टेंट पर आपको सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए। तो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, d2u over dr square is it's 6a r to the power -4 है, that means 2a/b to the power -4 minus twice of b, see it's r to the power -3, that means it's 2a/b to the power -3। अर्पित, ये नेगेटिव पावर कैसे सॉल्व करूं यार? -4 कैसे सॉल्व करूं? सर रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल कर दो, जैसे लगता है b/2a कर दिया, b/2a to the power 4, और ये क्या हो जाएगा? b/2 b/2a और ये क्यूब हो जाएगा। सो अगर इसे मैं फर्दर सॉल्व करूं, दिस इज 6a b to the power 4 और ये आ गया 16a to the power 4 -2b, it's b cube divided by 8a cube। So this comes out to be, देखो a से a to the power 4 कैंसिल हो जाएगा, so we are left with 6b to the power 4 by 16a cube। सिमिलरली यहाँ भी देखो, ये हो जाएगा 2b to the power 4 by 8a cube। तो अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर लूं, एलसीएम 16a क्यूब आ जाएगा, 6 - 4, तो ये आ जाएगा 2b to the power 4 by 16a cube। So it's 1/8 b to the power 4 by 8। भाई बताओ कैसा है? ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, कैसा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये तो मेरे ख्याल से ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि लेस देन 0 है? नेगेटिव साइन तो कहीं नहीं था ना? नो सर, ग्रेटर है। ग्रेटर है। ग्रेटर का क्या Stable. मतलब है? स्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऐसे सॉल्व होता है। जस्ट पोटेंशियल एनर्जी देख, पोटेंशियल एनर्जी में ना बहुत इंफॉर्मेशन होती है। पोटेंशियल एनर्जी में फोर्स की भी इंफॉर्मेशन होती है, पोटेंशियल एनर्जी में इक्विलिब्रियम की भी इंफॉर्मेशन होती है, पोटेंशियल एनर्जी में ये भी छुपा होता है कि वो इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली है कौन सा, स्टेबल है, अनस्टेबल है, कैसा है। चलिए लिखिए, थोड़ा लेंदी हो जाता है।
सर अगर लास्ट में सिर्फ वेरिएबल्स आए तो फिर कैसे करेंगे? ऐसे कभी नहीं होगा, क्योंकि जब आप जीरो से इक्वेट करोगे तो कुछ तो वैल्यू आएगी। जब आप पॉइंट कैलकुलेट करोगे ना कुछ तो वैल्यू जरूर आएगी। ओके। कितना हो गया, स्क्रॉल करूं? सांची क्लियर है सब? यस सर। सूरत? यस सर, लिख लिया। फिर स्क्रॉल कर दो।
सर थोड़ा और स्क्रॉल कर। चलिए हो गया। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वर्क एनर्जी पावर में, दैट्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली। सो देखिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्टार्ट करने से पहले ये समझो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है। मैकेनिकल एनर्जी, देखो मैकेनिकल एनर्जी मींस टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। रोशनी टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे मैकेनिक्स में? किस किस टाइप की एनर्जी को ऐड करके टोटल एनर्जी आएगी रोशनी? सर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आप बाकी टाइप की एनर्जीज क्यों नहीं ऐड कर रहे? हीट, साउंड, लाइट एंड ऑल सर कर सकते हैं ना? यस हम मैकेनिकल एनर्जी करें वो भी मैकेनिकल टोटल। एनर्जी में लाइट और साउंड नहीं ना आएगा। हाँ लाइट और साउंड नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक आएगी और पोटेंशियल आएगी। दैट्स मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब अगर आपका सिस्टम कुछ ऐसा है जिसमें मैं आपसे कह रहा हूँ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, बट काइनेटिक एनर्जी अगर लॉस होगी तो पोटेंशियल एनर्जी में जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी में जो भी चेंज होगा वो काइनेटिक एनर्जी में आएगा, बट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आने वाला। इस स्टेटमेंट को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का सिंपल यही मतलब होता है कि आपकी टोटल जो एनर्जी है ना, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो कंजर्व रहेगी। टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी, काइनेटिक चेंज हो सकती है, पोटेंशियल चेंज हो सकती है। तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इनिशियल टोटल एनर्जी is equal to final total energy। फाइनल टोटल एनर्जी कि टोटल इनिशियल एनर्जी और टोटल फाइनल एनर्जी बराबर होती है। टोटल एनर्जी को आप ऐसे लिखोगे ई इनिशियल, टोटल फाइनल एनर्जी को आप ऐसे लिखोगे ई फाइनल। ये दोनों एनर्जीज एक दूसरे के इक्वल होगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे तो आएगी टोटल एनर्जी इनिशियल, इज इक्वल टू
total kinetic final kinetic energy plus final potential. This is conservation of energy. इसको आप एक और तरह से लिख सकते हैं, सबको राइट में ले लो. So ये हो जाएगा final kinetic energy minus initial kinetic energy plus its final potential energy minus initial potential energy. So देखो change in kinetic final kinetic energy minus final initial energy को आप लिख सकते हैं change in kinetic energy. Final potential energy minus initial potential energy को आप लिख सकते हैं change in potential energy. तो आप ऐसे लिख सकते हो change in kinetic energy plus change in potential energy is equal to 0. ये भी आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. आप ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखो, ये आप ऐसे लिखो. सबसे ज्यादा हेल्पफुल ना ये वाला स्टेटमेंट होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0. लेकिन इन सब के लिए कंडीशन है. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहने के लिए एक कंडीशन है, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट होनी चाहिए सिस्टम में. Only conservative forces are present in system. आपका जो सिस्टम है उसमें सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट है. नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्सेस होते हैं दे आर एब्सेंट. नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एब्सेंट. जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे वो सिस्टम में आपके प्रेजेंट नहीं होंगे. लाइक फ्रिक्शन नहीं होगा, विस्कोसिटी नहीं होगी, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे. या नॉन कंजर्वेटिव से बेटर होगा कि आप ऐसे लिखो डिसिपेटिव फोर्सेस जो होती है ना, वो फोर्सेस जिनकी वजह से एनर्जी लॉस होती है, दोस फोर्सेस आर एब्सेंट. दोस डिसिपेटिव फोर्सेस आर एब्सेंट. दैट्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अब लेकिन अगर वो आपसे कहे कि इफ dissipative forces या non-conservative forces are present, like friction है, if non-conservative forces are present, like friction है आपकी प्रॉब्लम के अंदर, तो आप क्या करोगे? तो आप सिर्फ इतना चेंज करना है, इसको ऐसे लिखना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. जितनी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं उनका वर्क डन राइट में लिख देना. आप फिर से ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, बहुत हैंडी हो जाएगा ये आपके लिए अगर फ्रिक्शन वगैरह कहीं दिया हो. सो अगर फ्रिक्शन नहीं है, विस्कोसिटी नहीं है, मींस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एब्सेंट है आपके सिस्टम में, तो आप सिंपल लिखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0. लेकिन अगर फ्रिक्शन है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है, तो ऐसे लिखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. चलिए इतना लिखिए, फिर हम आगे. इतना लिखा आपने तो बताओ मुझे. Yes, sir. So काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो इज इक्वल टू मैकेनिकल लिखा था, उसका ये मतलब कह सकते हैं कि उनका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा. सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, राइट. काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज हो सकती है, पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो सकती है, बट सम विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. सम चेंज नहीं.
सर थोड़ा और स्क्रॉल कर दो प्लीज। आप इसमें क्वेश्चंस देखना शुरू करो, बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। एक्सक्यूज मी ये सरप्रीत। सर, मेरे को क्वेश्चन था सर। वो क्या कहते हैं सर, डिग्रीज को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिग्री को रेडियन में पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे? पाई बाय 180, 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियन। ओके। 90 डिग्री पाई बाय 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को लिखिए और इसे साथ में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिख लिया? अरे नोट किया नहीं किया अब तक? नो सर। तो डायग्राम बनाना। हाँ, बिना इसके नहीं बस। देखिए क्वेश्चन लिख लिया होगा। अब मुझे कुछ कुछ बताना शुरू करो कि सूरत मुझे बताओ फर्स्ट पार्ट में मैं कौन सा एक्सप्रेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करूंगा। देखिए मेरे लिए दो एक्सप्रेशंस होते हैं, या तो मैं ये यूज करता हूँ या मैं इसको यूज करूंगा। फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन सूरत। सर फर्स्ट एक्सप्रेशन। क्यों सेकंड क्यों नहीं यूज करेंगे? सर क्योंकि इसमें कोई कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है, नॉन 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 कंजर्वेटिव फोर्स, so change in kinetic energy plus change in potential energy is 0. अरसलान ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे यार? इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को आप कैसे लिखोगे? सर इनिशियल काइनेटिक माइनस फाइनल काइनेटिक, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस फाइनल माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। अंशिका ये ना इनिशियली यहाँ था और अब यहाँ जा रहा है, यस सर। तो फाइनली कुछ वेलोसिटी होगी। देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में लिख देता हूँ हाफ mv स्क्वायर। यस सर। इनिशियली रेस्ट में था बचे, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सर 0।
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, जब ये ग्राउंड पर आ गया अंशिका तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? सर mgh. mgh, लेकिन ये तो ग्राउंड पर आ गया तो h तो 0 हो जाएगा, 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखो ये यहाँ रखा हुआ है, ग्राउंड से h हाइट पर है, सर mgh. mgh is equal to 0. So this is very easy, huh? Half mv square minus mgh is equal to 0. So आप लिख सकते हैं it's half mv square is mgh. m से m cancel हो गया, so v square is 2gh. v आ गया it's root over 2gh. So ये velocity है। आपको हाइट आई थिंक गिवन है ना, हाइट गिवन हुई नहीं, हाइट दी नहीं है, हाइट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये पूरा गिवन है आपको 5 मीटर, ये एंगल गिवन है 37, हाइट उसने दी नहीं है। सो ये मुझे कौन बताएगा? सांची मुझे बताओ कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हाइट कैसे आएगी? सर ट्रिग्नोमेट्री से कौन सा रेशियो यूज करें? sin 30. sin 37। सो देखो sin 37 होगा परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज h, हाइपोटेनस इज 5। sin 37 को आप लिख सकते हो 3/5 इज h by 5। सो देखो 5 ने 5 कैंसिल कर दिया, h कितना आ गया? इट्स 3 मीटर। सो आप h की वैल्यू रख दो यहाँ। सो वेलोसिटी होगी इट्स रूट ओवर 2 g is 10 into h is 3। सो ये आ गया रूट ओवर 60 मीटर पर सेकेंड। सो ये वो वेलोसिटी है जिससे मूव करेगा। अब वेलोसिटी के बाद अगर मैं आपसे सेकंड पार्ट कह रहा हूँ तो जिस वेलोसिटी से ये ग्राउंड पे आएगा दैट्स 60 मीटर पर सेकंड। सेकंड वाले में आयुषी मुझे बताओगी सेकंड वाले में एक्सप्रेशन कौन सा यूज करेंगे? आप फ्रिक्शन है, सर सेकंड एक्सप्रेशन बताओ मुझे क्या था सेकंड एक्सप्रेशन? हाँ जी आयुषी क्या था सेकंड? change in kinetic energy plus change in potential energy is equal to work done by non-conservative force. Work done by non-conservative force. So change in kinetic energy is पहले की तरह final kinetic energy minus initial. Change in potential energy is पहले की तरह final potential energy minus initial. Work done by non-conservative force is work done by friction. So work done is Fs cos theta. अब एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले तो फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? म्यू सर mu into normal reaction. और यहाँ हो जाएगा म्यू mg। डिस्प्लेसमेंट मुझे बताओ जरा नोमा, ये टॉप से बॉटम तक आ गया, कितना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया होगा नोमा? 5 meter. 5 मीटर। अच्छा अगर ये बॉडी नीचे आ रही है अंशिका, फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रहा होगा? फ्रिक्शन भी डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा या अपवर्ड्स एक्ट सर करेगा? upwards. क्यों अपवर्ड्स कैसे डिसाइड किया आपने कि अपवर्ड्स एक्ट करेगा? सर क्योंकि वो आपका मोशन के ऑपोजिट होता है. फ्रिक्शन के ऑपोजिट होता है, very good, अपवर्ड्स एक्ट करेगा। सो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स, फ्रिक्शन अपवर्ड्स, एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। सो डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर, थीटा इज 180 डिग्री। सब कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, it's half mv square. Initial kinetic energy is 0. Final potential energy is 0. Initial potential energy is mgh. Force is mu mgh. Displacement is 5. Sorry, mgh होगा, mu mg होगा ना. Displacement is 5. Theta is 180 degree. Values रखते हैं, so it's half mv square माइनस mg, हाइट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी 3, म्यू 0.25 है, 0.25 इंटू m इंटू g इंटू 5 cos 180 इज -1। सो देखो दोनों साइड से ना ये मास कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज v स्क्वायर बाय 2 3g, g की वैल्यू 10 रख देते हैं, दिस इज 0.25, g को 10 रख देते हैं,
इंटू 5 इंटू -1 तो यहाँ से आप v कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कैलकुलेशन में। जैसे ही फ्रिक्शन या डिसिपेटिव फोर्सेस आना शुरू हो जाए, राइट साइड में वर्क डन जीरो नहीं होगा, उस पर्टिकुलर डिसिपेटिव फोर्स का आप वर्क डन लेना शुरू कर दोगे और फिर से आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं। बट टेक्निकली जब आप ये लिख रहे हो ना, इट्स नॉट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, जब आप ऐसे लिख रहे हो, इट्स नॉट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब ये जीरो होगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो नहीं है, बट स्टिल ये बहुत हेल्पफुल होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अभी और कई आप प्रॉब्लम्स देखोगे जो बड़ी आसानी से यहाँ से सॉल्व हो जाएंगी, वरना फ्रिक्शन के साथ बहुत टाइम लगता है अगर आप कोई और मेथड या कोई और अप्रोच यूज करते हैं। यहाँ तक बताओ, ये क्लियर हुआ आयुषी, रोशनी, Yes, sir. Yes, sir. नोमा, कहीं कोई इशू इसमें? नो सर। बच्चे पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ ये यूज कर रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी mgh है और कुछ नहीं। चलिए इसको आप यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए। ये जो रफ स्केच बनाया था मैंने, इसमें जो यूज करना है करिए, बाकी सॉल्व करना स्टार्ट। चलिए ओके सूरत, सांची। गुड आयुषी, ठीक है। सर कुछ कैलकुलेट करना है? हाँ ये छोड़ा था ना मैंने। अरे मिराज क्या हो गया था? ओके सूरत, कुछ गड़बड़ आ रहा है, चेक करना। √35 आएगा। एनीवेज यहाँ से जो भी आएगा वो सही है। इसके बाद जरा एक और क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, इसे आप करके दिखाओ मुझे। ये एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जाम्पल है, कहाँ गया?
देखो ये एक और क्वेश्चन दिया एनसीईआरटी। हाँ सूरत, अब ठीक है। अंशिका गठीकर है, इसे साथ में सॉल्व करते हैं। To stimulate car accident, auto manufacturers study the collision of moving cars with mounted spring of different spring constant. So यहाँ एक spring दी हुई है, spring initially unstretched, uncompressed है, relaxed position है, और ये कार मूव कर रही है। So देखो, unlike previous problem में सिर्फ एक ब्लॉक था जिस पर आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना था। अब आपके पास दो चीजें हैं, ये कार भी है और आपके पास स्प्रिंग भी है। तो आप जो भी काइनेटिक एनर्जी लोगे, लेट्स से यू आर टेकिंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कार की भी लेंगे और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की भी लेंगे। जब आप फाइनल कुछ भी लोगे तो वो कार और स्प्रिंग दोनों के लिए कैलकुलेट करना। तो कहता है फाइनली क्या होता है, ये कार जाकर स्प्रिंग से कोलाइड कर जाती है और ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है। वो आपसे कह रहा है मैक्सिमम कंप्रेशन कितना है, ये कैलकुलेट करो। कुछ याद आ रहा है? अभी रिसेंटली हमने शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व करी है किसी तरह से। अरे कुछ याद आ रहा है तुम लोगों को? करा है सब solve? ब्लॉक से की थी। हाँ, ब्लॉक के साथ की थी और वहां हमने वर्क एनर्जी थ्योरम यूज किया था। सेम प्रॉब्लम एनसीईआरटी ने दी हुई है, इसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सॉल्व करके देखते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन से कैसे सॉल्व। सो दिस इज योर इनिशियल एंड दिस इज योर फाइनल पोजीशन। अच्छा अब मुझे बताओ, जब आप इनिशियल और फाइनल लिखोगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कार is final kinetic energy of car plus final potential energy of car. और नहीं सॉरी, तो चेंज वाला यूज करते हैं। देखो इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, सो आप ऐसे लिखोगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मींस फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, so final kinetic energy minus initial kinetic energy. Similarly, change in potential energy is final potential energy minus initial potential energy is equal to 0. फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखो, जब ये कार यहाँ से कोलाइड कर जाती है, कोलाइड करने के बाद रुक गई, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। कार मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी v, तो कार की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv² प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब एक चीज और यार, सिर्फ कार क्यों, स्प्रिंग भी तो आनी चाहिए। मैं थोड़ा लेंदी कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको दिख जाए, अगर सिस्टम में दो बॉडीज हैं तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब मैं कह रहा हूँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी कार की भी होगी और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की भी होगी। कार की भी फाइनल काइनेटिक एनर्जी और स्प्रिंग की भी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इन द सेम वे जब आप इनिशियल ले रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कार की भी है और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल स्प्रिंग की भी है। जब आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लोगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कार की भी होगी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की भी होगी। जब आप इनिशियल लोगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कार की भी होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की भी होगी, which is equal to 0. ये तो मैंने इतनी टर्म्स लिख दी, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ये आइडिया लग जाता है कि ओके ये तो 0 आ रही है। कुछ काफी टर्म्स इसमें 0 है जिसे लिखने की जरूरत नहीं थी। जैसे कार लास्ट में जाकर रेस्ट में आ रही है तो कार की फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। स्प्रिंग भी रेस्ट में है तो स्प्रिंग की भी फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। कार इनिशियली मोशन में है सो कार की काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। स्प्रिंग इनिशियली भी रेस्ट में है सो काइनेटिक एनर्जी। देखिए कार में अच्छा कार के लिए कौन सी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं आयुषी? अगर मैं आपसे कह रहा हूं कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कार, तो कौन सा एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हो पोटेंशियल एनर्जी का?
आयुषी? Sir, I don't know. mgh, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, और कार में वो पोटेंशियल एनर्जी तब आएगी जब कार कुछ हाइट पर जाएगी, बट ये कार किसी हाइट पर नहीं जा रही, तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं। फाइनल, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ की एक्स स्क्वायर। आपकी स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, सो योर स्प्रिंग विल हैव सम पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस। इनिशियली आपकी जो कार है फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, किसी हाइट पर नहीं गई। इनिशियली आपकी स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड थी व्हिच इज, इन सब में सिर्फ ये दो टर्म्स बची हुई है। इसे आप एक लाइन में कर सकते थे, आप ये कहते हैं कार की काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, दैट्स इट। आप ये कह सकते थे कार में जो भी काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी की सारी जाके स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। सो ये आ गया माइनस हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। सो आप लिख सकते हैं इट्स हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। सो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, सो यहाँ से आपने एक्स स्क्वायर कैंसिल कैलकुलेट कर लिया एम बी स्क्वायर। देखो इतना लेंदी मुझे करने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्टली लिख सकता था, मुझे पता है ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, बट आपको ये मेथड आना चाहिए क्योंकि कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो अगर आप इस तरह से लिखना जानते हो ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती है। सो एक्स इज रूट ओवर एम बी स्क्वायर बाय के। अच्छा नोमा मुझे एक बात बताओ, अगर इसमें मैं फ्रिक्शन भी ऐड कर दूं तो क्या चेंज आएगा? सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बन जाएगा। आंसर क्या आएगा? वर्क डन बाय नॉन वर्क कंजर्वेटिव डन फोर्स बाय कैलकुलेशन। वेरी गुड, वर्क डन बाय फ्रिक्शन राइट में ऐड हो जाएगा, वेरी गुड। सो यहाँ तो एक काम करो, एग्जाम्पल नंबर 6.8 लिख लो एनसीईआरटी का, मतलब क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और ये लिखना शुरू कर। 6.8 है एनसीईआरटी का। अब देखिए एनसीईआरटी ना इसी में एक, इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और ऐड कर देता है, और ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग सॉल्व करोगे। तो इसी में ना एक नेक्स्ट एग्जांपल है, इसे पढ़ो सूरत और मुझे बताओ क्या चेंज आएगा। नेक्स्ट 6.9 में, इससे पहले वाला 6.8 है, वो इसमें ना टाइप है, 6.8 जो था उसी में ये ऐड कर रहा है। सूरत क्या चेंज आएगा कैलकुलेशन? Sir, could you please repeat? 6.8 जो आपने भी सॉल्व किया ना, इन द सेम एग्जाम्पल वो ये 6.9 दे रहा है, जो 6.7 कह रहा है दैट्स बेसिकली 6.8। बताओ मुझे क्या चेंज आएगा ऊपर की कैलकुलेशन? Sir, हम सेकंड एक्सप्रेशन यूज करेंगे। वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा ना,
Yes, तो sir. सिर्फ ये चेंज आएगा कि यहाँ जो हमने लिखा था ना 0, इंस्टेड ऑफ 0 एक टर्म और बढ़ जाएगी. सो अगर मैं इसको एज इट इज ही कॉपी करके डाल दूंगा, इसको अगर मैं कौन आ गया, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके डाल देता हूँ. ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपको होमवर्क होगा. बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि चेंज क्या आएगा. यहाँ 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, बस बाकी सब सेम रहेगा. 0 नहीं आएगा. 0 की जगह क्या मिलेगा सूरत? हाँ जी सूरत, 0 की जगह क्या मिलेगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन. Work done by non-conservative force, that is friction. फ्रिक्शन का वर्क डन होता है माइनस म्यू mgx. कैसे होगा ये मैं लास्ट वाले में आपको बता चुका हूँ. नेगेटिव साइन क्यों आता है? माइनस म्यू mgx, माइनस म्यू mgx. म्यू आपको गिवन है, यू कैन कैलकुलेट x फ्रॉम दैट वुड बी योर होमवर्क. सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना आसान काम है. बस यू जस्ट हैव टू डिसाइड कि आपको जो वो सिस्टम दे रहा है उस सिस्टम में कहीं कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो एक्ट नहीं कर रही. अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही है तो उस फोर्स को आप इंक्लूड कर लो अपनी कैलकुलेशंस के. इतना लिख लीजिए. लिख लिया आपने इतना? Yes, sir. अच्छा, अब वो जो मैंने कहा था ना आपसे थर्सडे 3 आवर की क्लास होगी, मैं इस वीक से अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मेरी ऑलरेडी ना 5:30 से क्लास होती है. मैं नेक्स्ट वीक से अप्लाई करूंगा. बस मैं उस क्लास को इस वीक सेटल कर दूंगी. और दिस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ओवर. 1-2 न्यूमेरिकल्स मुझे कंप्लीट करने, और शायद मे बी फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स मैं शायद सेकंड बुक स्टार्ट कर दूं. जस्ट एक आपका वो बचा हुआ है रोटेशन. सो वी कैन डिस्कस के रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास हम कुछ टॉपिक्स के बाद कंप्लीट कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी आपके स्कूल्स में सेकंड बुक हो रही है. तो फिर वो हेल्प मिल जाएगी आपको स्कूल के साथ साथ में. आज जस्ट वन सर चैप्टर. ग्रेविटेशन भी बचा है. हाँ, हम ग्रेविटी सेकंड बुक का मतलब ये है कि मैं ग्रेविटेशन से स्टार्ट कर सकता हूं. ग्रेविटेशन कंपैरेटिव छोटा टॉपिक. लाइक इफ यू नो वर्क एनर्जी. सर ग्रेविटेशन फर्स्ट बुक में ही है. हाँ, लेकिन वो छोटा टॉपिक है. लाइक वर्क एनर्जी पावर से रिलेट करके ना. Yes, sir. चलिए, सो इसको आज हम यहीं छोड़ते हैं. नेक्स्ट वीक से मैं इसको 3 आवर एक्सटेंड करूंगा, अभी इस वीक नहीं. Yes. चलो बच्चों, ओके, थैंक यू. थैंक यू सर. Thank you, sir.